Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video, we are again going to continue our second chapter of class 12 history book, and the name of the chapter is Kings, Farmers and Towns, Early States and Economies. So this video is part 6 of this chapter, and आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के टॉपिक नंबर 5.4 को स्टार्ट करने वाले हैं. So the name of the topic is land grants and the new rural elites. So यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे रूरल नहीं रूरल होगा. So इस टॉपिक में हम लोग लैंड ग्रांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. ना व्हाट आर लैंड ग्रांट्स? सो ग्रांट्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दान में देना. सो इस टॉपिक में हम लोग लैंड ग्रांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. यानी कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले के टाइम पीरियड में जितने भी लैंड्स को, जितने भी ज़मीनों को दान में दिया गया था, सो उन्हीं सारे लैंड ग्रांट्स के बारे में पढ़ेंगे. साथ ही साथ न्यू रूरल इलीट्स. सो इलीट्स का मतलब होता है ऊंचे वर्ग के लोग, एंड रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र. सो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो नए ऊंचे वर्ग के लोग थे, सो उन सारे न्यू रूरल इलीट्स के बारे में भी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. सो नाउ अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. सो कॉमन एरा के अर्ली सेंचुरीज के टाइम पीरियड के दौरान, शुरुआती सेंचुरीज के टाइम पीरियड के दौरान, यानी कि लगभग 100, 200, 300 सेंचुरी सी, सो ऐसे टाइम पीरियड को ही कॉमन एरा के अर्ली सेंचुरीज का टाइम पीरियड कहा जाता है. सो ऐसे टाइम पीरियड के बाद से आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस को हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिससे उन्हें ये पता चलता है कि ऐसे टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लैंड ग्रांट्स को किए गए थे. यानी कि बहुत सारे लैंड्स को, बहुत सारी ज़मीनों को दान में दिया गया था. सो ऐसे बहुत सारे लैंड ग्रांट्स है जो कि इवन इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड भी किया गया है. सो जब हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट इन सारे इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि ऐसे टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे लैंड ग्रांट्स हुए थे. यानी कि बहुत सारे लैंड्स को, बहुत सारी ज़मीनों को दान में दिया गया था. ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि ऐसे इंस्क्रिप्शंस, जिन सारे इंस्क्रिप्शन में लैंड ग्रांट्स को रिकॉर्ड किया गया था, सो कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन थे जो कि बेसिकली स्टोन इंस्क्रिप्शन थे. यानी कि स्टोन सरफेस के ऊपर इन सारे लैंड ग्रांट्स को रिकॉर्ड किया गया था. बट ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन थे वो बेसिकली कॉपर प्लेट्स थे. यानी कि कॉपर प्लेट्स के ऊपर वर्ड्स एंड लेटर्स को कट करके लिखा गया था. कॉपर प्लेट्स के ऊपर लैंड ग्रांट्स को रिकॉर्ड किया गया था. एंड हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि मे बी उस टाइम पीरियड के लोग कॉपर प्लेट्स को ऐसे व्यक्ति को दिया करते थे जिस व्यक्ति को वो जो लैंड है वो रिसीव हुआ है. दैट मीन्स कि जिस व्यक्ति को वो जो लैंड है वो दान में दिया गया था, सो ऐसे व्यक्ति को कॉपर प्लेट भी दिया जाता है जिसमें बेसिकली ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है. यानी कि ये जो लेन देन हुआ है, ये जो जमीन दान में दिया गया है उस व्यक्ति को, सो उसके बारे में जो कुछ भी रिकॉर्ड वगैरह है, सो वो सब कुछ उस कॉपर प्लेट पे ही लिखा होता था. ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि हमें जितने भी रिकॉर्ड्स मिले हैं, जितने भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो कि आज के टाइम पीरियड में सर्वाइव्ड है, यानी कि आज के टाइम पीरियड में भी अच्छी खासी हालत में है, सो वो सारे इंस्क्रिप्शन बेसिकली हमें ऐसे लैंड ग्रांट्स के बारे में बताते हैं जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या फिर ब्राह्मण्स को दिया गया था. रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी कि टेम्पल्स या फिर कोई भी जो मठ वगैरह होता है, सो ऐसे जगहों को जो लैंड ग्रांट्स दिया गया था, सो उन सारे ग्रांट्स के बारे में हमें इंस्क्रिप्शन में बता रखा है. या फिर जो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दिया गया था, ब्राह्मण्स को जो भी लैंड्स वगैरह दान किया गया था, सो उन सारे लैंड ग्रांट्स के बारे में हमें इंस्क्रिप्शन में बता रखा है. सो हमारे पास बेसिकली जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन है, जो रिकॉर्ड है, उसमें ऐसे लैंड ग्रांट्स की बात की गई है जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या फिर ब्राह्मण्स को दिया गया था. ना नेक्स्ट हमें इंस्क्रिप्शन के लैंग्वेज के बारे में बता रखा है कि आखिर ये सारे जो लैंड ग्रांट्स के इंस्क्रिप्शन थे ये किस लैंग्वेज में लिखे गए थे. सो ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन थे वो बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे. बट कुछ केसेस में स्पेशली 7th सेंचुरी के बाद से हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट को ये देखने को मिला कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी इंस्क्रिप्शन लिखे गए थे, सो इंस्क्रिप्शन के कुछ पार्ट में बेसिकली संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ किया गया था. बट बाकी का जो पार्ट है उस पार्ट में किसी भी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तमिल एंड तेलुगु. सो 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यानी कि 7th सेंचुरी के बाद से यहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन के लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफरेंसेस देखने को मिलता है. ना नेक्स्ट हमें एक इंस्क्रिप्शन के एग्जाम्पल के बारे में ही बता रखा है जिसमें हमें लैंड ग्रांट्स के बारे में पता चलता है. सो एग्जाम्पल में हमें प्रभावती गुप्ता के इंस्क्रिप्शन के बारे में बता रखा है. ना हु वाज प्रभावती गुप्ता? प्रभावती गुप्ता कौन थी? सो प्रभावती गुप्ता वाज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री, दैट इज चंद्रगुप्ता टू. सो गुप्ता एम्पायर या फिर गुप्ता डायनेस्टी के जो थर्ड रूलर थे, एंड इवन हमारे अर्ली इंडियन हिस्ट्री के जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे जिनका नाम था चंद्रगुप्ता टू, सो उन्हीं के डॉटर का नाम था प्रभावती गुप्ता. सो प्रभावती गुप्ता एक बहुत ही रूलिंग फैमिली में पैदा
पैदा हुई थी वो चंद्रगुप्ता टू की बेटी थी। साथ ही साथ जब उनका शादी हुआ था सो उनका शादी भी एक रूलिंग फैमिली में ही किया गया था एंड वो था वकाटकास। सो वकाटकास डायनेस्टी में प्रभावती गुप्ता का शादी किया गया था एंड ये जो वकाटकास डायनेस्टी था ये बेसिकली डेक्कन में बहुत ज्यादा पावरफुल थे। नाउ नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि संस्कृत लीगल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल मनुस्मृति, जिसके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो मनुस्मृति एक संस्कृत लीगल टेक्स्ट है। सो ऐसे संस्कृत लीगल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वुमेन के पास कोई भी राइट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट अधिकार नहीं होता है टू रिसोर्सेज सच एज लैंड, यानी कि वुमेन के पास, महिलाओं के पास ऐसा कोई भी इंडिपेंडेंट अधिकार नहीं होता है, राइट नहीं होता है कि वो किसी भी रिसोर्सेज को ओन कर सके, किसी भी लैंड वगैरह को ओन कर सके। यानी कि मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर लैंड है, सो इस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर कभी भी एक वुमेन का अधिकार नहीं होगा। मे बी ये जो लैंड है वो उस वुमेन का हस्बैंड का हो सकता है या फिर बेटा का हो सकता है, बट उस पर्टिकुलर वुमेन का कभी भी अपना खुद का इंडिपेंडेंट अधिकार किसी भी लैंड के ऊपर नहीं होगा। सो ये संस्कृत लीगल टेक्स्ट में बता रखा है। बट हमें जो प्रभावती गुप्ता का इंस्क्रिप्शन मिला है, सो उस इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग प्रभावती गुप्ता के पास ये अधिकार था, ये राइट था कि वो किसी भी लैंड को ओन कर सकती है एंड इवन उन्होंने ऐसे बहुत सारे लैंड को ओन भी किया था एंड बहुत सारे लैंड को ग्रांट भी किया था, यानी कि बहुत सारे लैंड को दान में भी दिया था। सो पहला जो टेक्स्ट है उससे हमें ये पता चलता है कि वुमेन के पास अधिकार ही नहीं था किसी भी लैंड को ओन करने का, एंड दूसरे इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि प्रभावती गुप्ता एक ऐसी वुमेन थी जिनके पास ये राइट था कि वो लैंड को ओन कर सकती थी एंड ना सिर्फ वो लैंड को ओन करती थी बल्कि अपने लैंड को ग्रांट भी करती थी, अपने लैंड को दान में भी देती थी। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिफरेंसेस देखने को मिला है। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट इन दोनों ही चीज़ों को देखकर, यानी कि संस्कृत लीगल टेक्स्ट को देखकर और प्रभावती गुप्ता के इंस्क्रिप्शन को देखकर अपना कुछ ओपिनियन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि कुछ वो लोग रीज़न प्रोवाइड करते हैं कि मे बी ये रीज़न होगा जिसकी वजह से हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सो पहला रीज़न है कि प्रभावती गुप्ता बेसिकली एक क्वीन थी। प्रभावती गुप्ता एक रूलिंग फैमिली में पैदा हुई थी, दैट मीन्स कि वो एक प्रिंसेस भी थी, एक राजकुमारी भी थी, साथ ही साथ उनका शादी भी एक इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली में होता है, दैट मीन्स कि वो एक क्वीन भी थी, एक रानी भी थी। सो इसीलिए हो सकता है कि उनका जो सिचुएशन था वो एक्सेप्शनल था, यानी कि उनका सिचुएशन, उनका जो केस है वो बहुत ही स्पेशल केस है। वो एक रानी थी, वो एक क्वीन थी। सो इसीलिए मे बी उनके पास ये राइट था कि वो लैंड को ओन कर सकती थी और लैंड को ग्रांट भी कर सकती थी। एंड दूसरा रीजन हिस्टोरियंस के द्वारा ये दिया गया कि ये सारे जो लीगल टैक्स थे, मनुस्मृति जैसे जो लीगल टैक्स थे, सो मे बी इन सारे लीगल टैक्स में जो कुछ भी लिखा हुआ था, जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा गया था, वो यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट नहीं था हमारे पूरे ही सब कॉन्टिनेंट में, यानी कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हर एक इलाके में, हर एक एरियाज में सेम तरीके से, सेम वे में मे बी वो सब कुछ इंप्लीमेंट नहीं था। इसीलिए हो सकता है कि प्रभावती गुप्ता के केस में हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है। उनके पास ये राइट था कि वो लैंड को एसेस कर सकती थी, यानी कि लैंड के ऊपर उनका अधिकार था। सो ये दो रीजन दिया गया है हिस्टोरियंस के द्वारा, जिससे हमें ये पता चलता है कि हो सकता है कि इन्हीं दोनों रीजन की वजह से प्रभावती गुप्ता लैंड को ओन करती थी। बट संस्कृत टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग पहले के टाइम पीरियड में वुमेन के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं था जिसके थ्रू वो किसी भी रिसोर्सेज के ऊपर अपना इंडिपेंडेंट अधिकार रख सकती थी। ना नेक्स्ट हमें रूरल पॉपुलेशन के बारे में बता रखा है। सो ये सारे जो इंस्क्रिप्शन होते थे जिसमें लैंड ग्रांट्स के बारे में बताया जाता था, सो उन सारे इंस्क्रिप्शन में हमें रूरल पॉपुलेशन यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया मिलता है। सो उन सारे इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि मे बी ग्रामीण क्षेत्रों में, विलेज के एरिया में जो लोग रहते थे, जो पॉपुलेशन रहा करते थे, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। सो पहला है ब्राह्मण्स, दूसरा है पीजेंट्स एंड तीसरा है अदर्स, यानी कि ऐसे लोग जो ना ही ब्राह्मण्स होते थे और ना ही पीजेंट्स होते थे। एंड ये सारे जो लोग होते थे वो किंग्स एंड उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड किया करते थे। सो ये सारे जो इंस्क्रिप्शन होते थे जिसमें लैंड ग्रांट्स के बारे में रिकॉर्ड किया जाता था, सो उन सारे इंस्क्रिप्शन से हमें रूरल पॉपुलेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है, आइडिया मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में भी आइडिया मिलता है। सो रूरल एरियाज में बेसिकली 3 कैटेगरीज के लोग रहा करते थे। पहला है ब्राह्मण्स। सो ब्राह्मण्स के बारे में हमें कैसे पता चलता है? सो बेसिकली इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन किया गया है कि राजा जो होते थे वो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स करते थे, ब्राह्मण्स को लैंड दान में दिया करते थे। सो इससे हमें ब्राह्मण्स के बारे में पता चलता है। दूसरा है पीजेंट्स। सो इंस्क्रिप्शन में ये भी लिखा गया है कि राजा जो होते थे वो पीजेंट्स यानी कि किसानों को भी लैंड ग्रांट्स करते थे ताकि जो पीजेंट्स है वो उन सारे लैंड में कल्टीवेशन कर सके। सो इससे हमें पीजेंट्स के बारे में पता चलता है। एंड तीसरा है अदर्स। सो ऐसे बहुत सारे लोग होते थे जो कॉमन पीपल होते थे, सो उनका भी रिलेशन
होता था राजा के साथ, एंड राजा कभी कभार उन लोगों को भी लैंड वगैरह प्रोवाइड किया करते थे। सो इससे हमें दूसरे कैटेगरी के लोगों के बारे में भी पता चलता है ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि इन सारे इंस्क्रिप्शन में हमें और एक चीज के बारे में बता रखा है। सो इन सारे इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग विलेज में रहने वाले जितने भी विलेजर्स होते थे, सो उन लोगों को विलेज के नए लॉर्ड को ओबे करना पड़ता था, साथ ही साथ अपने नए लॉर्ड को सारे ड्यूज यानी कि सारे टैक्सेस को भी पे करना पड़ता था। दैट मीन्स कि मान लीजिए कि किसी भी एक राजा ने एक पर्टिकुलर लैंड को, जिस लैंड में कई सारे विलेज भी इंक्लूडेड होते हैं, सो उन सारे विलेजेस को, उन सारे लैंड को किसी भी व्यक्ति को दान में दे दिया। सो अब उस विलेज के ऊपर, उन सारे लैंड के ऊपर उस व्यक्ति का कंट्रोल होगा। सो विलेज का जो न्यू लॉर्ड होगा, जिसको ये जो लैंड है, ये जो विलेज है दान में दिया गया है, सो विलेज का जो न्यू लॉर्ड होगा, सो उस लॉर्ड को हर एक विलेजर्स को ओबे करना है, उनकी बातों को मानना है। साथ ही साथ उस विलेज का जितना भी टैक्स वगैरह है, ड्यूज वगैरह है, सो उन सारे टैक्स एंड ड्यूज को भी उसी न्यू लॉर्ड को प्रोवाइड करना है, न्यू लॉर्ड को पे करना है। सो इसके बारे में भी इंस्क्रिप्शन में बता रखा है ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि ये सारे जो लैंड ग्रांट्स है, लैंड को दान में देने का ये जो ट्रेडिशन या फिर ये जो प्रथा है, ये हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लगभग सारे ही पार्ट्स में देखने को मिलता है। बट इसमें हमें कुछ रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस। सो रीजनल वेरिएशन यानी कि कुछ कुछ रीजन में हमें कुछ कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है। अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से लैंड ग्रांट्स को दिया जाता था। जैसे कि अगर हम पहले डिफरेंसेस की बात करें, तो पहला डिफरेंसेस है साइज ऑफ लैंड डोनेटेड, यानी कि कितने साइज का लैंड डोनेट किया जाता था, कितने साइज का लैंड दान में दिया जाता था। सो इसमें हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। सो किसी किसी केसेस में हमें यह देखने को मिलता है कि स्मॉल प्लॉट्स यानी कि छोटे छोटे लैंड को दान में दिया जाता था। बट किसी किसी केस में हमें यह भी देखने को मिलता है दैट वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड, यानी कि बहुत ही बड़ी बड़ी जमीनों को भी दान में दिया जाता था, जो कि बेसिकली अनकल्टिवेटेड लैंड होता था। यानी कि ऐसे लैंड जिन सारे लैंड में कल्टीवेशन नहीं होता था, बेसिकली फॉरेस्ट का जो इलाका होता है, सो उन्हीं सारे इलाकों को, या फिर जो बंजर लैंड होता है, सो उन्हीं सारे लैंड को ग्रांट में दिया जाता था। एंड जो दूसरा वेरिएशन या फिर जो दूसरा डिफरेंसेस है वो ये है दैट द राइट्स गिवन टू द डोनीज। सो डोनीज का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि गिफ्ट को रिसीव करते हैं, द रिसिपेंट ऑफ द ग्रांट, यानी कि जिस व्यक्ति को वो ग्रांट दिया जाता है, वो लैंड दान में दिया जाता है। सो ऐसे व्यक्ति का अपने लैंड के ऊपर कितना ज्यादा राइट होता है, कितना ज्यादा अधिकार होता है, वो उस पर्टिकुलर लैंड में क्या कुछ कर सकता है। सो ये जो राइट्स होता है, ये जो अधिकार होता है, इसमें भी हमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलता है। कुछ कुछ केसेस में या फिर कुछ कुछ रीजन में हमें ये देखने को मिलता है कि जो राजा होता है वो उस व्यक्ति को पूरा अधिकार देता है कि वो अपने लैंड में कुछ भी कर सकता है। वेरिस कुछ कुछ केसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि राजा जिस भी व्यक्ति को कोई भी लैंड ग्रांट करता है, सो उस व्यक्ति का ज्यादा अधिकार नहीं होता है उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर। सो ये हमें थोड़ा बहुत रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट हमें रीजन के बारे में बता रखा है, यानी कि क्या वो रीजन थे, क्या वो कारण थे जिसकी वजह से कॉमन एरा के अर्ली सेंचुरीज के टाइम पीरियड के बाद से हमें बहुत सारे लैंड ग्रांट्स देखने को मिल रहे थे, बहुत सारी जमीनों को, बहुत सारे लैंड को दान में दिया जा रहा था। सो नाउ अब हम लोग रीजन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो अगेन हमें हिस्ट्री में कोई भी एग्जैक्ट या फिर एक्यूरेट रीजन देखने को नहीं मिलता है, कोई भी एग्जैक्ट या फिर एक्यूरेट कारण देखने को नहीं मिलता है। सो यहाँ पे भी अगेन हिस्टोरियंस ने ही कुछ भी जो एविडेंस मिला है उन्हें, सो उन सारे एविडेंस के अकॉर्डिंग ही हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया है कि मे बी ये सारे रीजन होते होंगे जिसकी वजह से हमें इतने सारे लैंड ग्रांट्स देखने को मिल रहा है। सो पहला रीजन जो कि हिस्टोरियंस द्वारा दिया गया वो ये है कि कुछ कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना था कि लैंड ग्रांट्स का जो ट्रेडिशन है वो बेसिकली एक स्ट्रैटेजी था जो कि रूलिंग लिनेजेस यानी कि रूलिंग डायनेस्टीज ने अडॉप्ट किया था टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज, यानी कि अपने किंगडम के, अपने राज्य के न्यू एरियाज में एग्रीकल्चर को एक्सटेंड करने के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए रूलिंग डायनेस्टीज ने लैंड ग्रांट्स के ट्रेडिशन को अडॉप्ट किया था एक स्ट्रैटेजी के रूप में। सो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि राजा जितने भी लैंड को ग्रांट किया करते थे, दान में दिया करते थे, सो ज्यादातर जो लैंड होता था वो बेसिकली अनकल्टिवेटेड लैंड होता था, यानी कि ऐसा लैंड जिन सारे लैंड में कल्टीवेशन नहीं होता है। सो अगर एक राजा किसी भी पीजेंट को, किसी भी फार्मर को एक अनकल्टिवेटेड लैंड प्रोवाइड करता है, एक अनकल्टिवेटेड लैंड दान में देता है, दैट मीन्स कि वो जो पीजेंट है वो उस लैंड में प्रोडक्शन करेगा, उस लैंड को क्लियर करेगा एंड फिर उस लैंड में कल्टीवेशन करेगा। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, राजा का जो किंगडम है, राजा का जो राज्य है, सो उनके राज्य के न्यू एरियाज में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, एग्रीकल्चर एक्सटेंड हो रहा है।
सो इसका फायदा इवन राजा को भी मिलेगा। राजा उस पर्टिकुलर लैंड में टैक्स को इम्पोज कर सकता है। साथ ही साथ जो कुछ भी प्रोडक्शन होगा, जो कुछ भी कल्टीवेशन होगा, सो प्रोडक्शन का कुछ जो परसेंटेज है वो राजा को भी मिलेगा। सो कुछ हिस्टोरियंस का बेसिकली ही मानना था कि ये जो लैंड ग्रैंड का ट्रेडिशन था, ये राजा का एक टेक्निक था, एक स्ट्रैटेजी था जो कि वो अडॉप्ट कर रहे थे अपने राज्य के न्यू एरियाज में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ना कुछ और हिस्टोरियंस का ये मानना था, कुछ और हिस्टोरियंस ने ये सजेस्ट किया कि लैंड ग्रांट्स जब भी किया जाता है किसी भी राज्य में, किसी भी किंगडम में, सो वो बेसिकली किस चीज को इंडिकेट करता है कि राजा का जो पॉलिटिकल पावर है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। सो वीकनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पावर ऑफ द किंग, सो इसी चीज को लैंड ग्रांट्स इंडिकेट करता है। सो लैंड ग्रांट्स करने से किस तरीके से हमें पता चलता है कि किसी भी राजा का जो पॉलिटिकल कंट्रोल है, जो पॉलिटिकल पावर है, वो वीक हो रहा है। सो इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस के एक टॉपिक में डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे किंग्स होते थे जो कि अपने किंगडम में खुद डायरेक्ट रूल नहीं करते थे, खुद डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते थे, बल्कि अपने समांताज के द्वारा कंट्रोल किया करते थे। कभी कभार जो समांताज होते थे, अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे एंड अगर वो किंग को चैलेंज करते थे, या फिर जो किंग होता है वो अपने पावर को, अपना जो कंट्रोल है उसको लूज करता है टू देयर समांताज। ऐसे सिचुएशन में ही जो किंग्स होता है वो लैंड को ग्रांट करता है, अपने प्रजा को लैंड को दान में देता है ताकि प्रजा का जो विश्वास है उसको जीत सके। इसकी वजह से जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी प्रजा है, वो किंग के प्रति वफादार रहेंगे एंड वो समांताज के कंट्रोल में नहीं आएंगे। इससे हमें क्या पता चलता है कि लैंड ग्रांट जो होता था वो अगेन एक टेक्निक होता था जिसका यूज करते थे किंग्स, अगर उनका जो पॉलिटिकल पावर है वो धीरे धीरे वीक होने लगता था ना। तीसरा रीजन जो कि हिस्टोरियंस द्वारा दिया गया वो ये है कि राजा बेसिकली लैंड ग्रांट्स को इसीलिए करते थे क्योंकि वो अपने आप को सुपरमैन यानी कि एक पावरफुल मैन के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते थे, दर्शाना चाहते थे। जब भी वो अपने कंट्रोल को लूज कर रहे होते हैं, यानी कि जब भी उनका जो पॉलिटिकल कंट्रोल है, जो पॉलिटिकल पावर है, वो धीरे धीरे वीक हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में ही वो लैंड को ग्रांट्स करते हैं, लैंड को दान में देते हैं ताकि वो अपने आप को एक पावरफुल मैन के रूप में प्रोजेक्ट कर सके, दर्शा सके। So they wanted to present at least a facade of power, यानी कि अपने पावर का दिखावा करने के लिए कि देखो मेरे पास कितना ज़्यादा पावर है, मैं इतने सारे लैंड को ग्रांट्स कर सकता हूँ, लैंड को दान में दे सकता हूँ। अपने पावर का दिखावा करने के लिए भी कुछ जो राजा होते थे वो लोग लैंड ग्रांट्स को किया करते थे। आई होप कि आपको लैंड ग्रांट्स के रीजन के बारे में भी पता चल गया होगा ना। नेक्स्ट हमें अग्रहारा के बारे में बता रखा है ना। व्हाट इज अग्रहारा? अग्रहारा बेसिकली ऐसे लैंड को कहा जाता है जो कि ब्राह्मण को ग्रांट किया जाता था, यानी कि ब्राह्मण को दान में दिया जाता था। जब भी कोई किंग जो होता है वो ब्राह्मण को लैंड को ग्रांट करता है, लैंड को दान में देता है, देन ऐसे ही लैंड को अग्रहारा कहा जाता है। ब्राह्मण्स को कभी भी लैंड रेवेन्यू पे नहीं करना पड़ता है किंग को, यानी कि वो जो पर्टिकुलर लैंड जो कि उन्हें ग्रांट में मिला है, जो कि उन्हें दान में मिला है, उस पर्टिकुलर लैंड का जो लैंड रेवेन्यू होता है, जो टैक्स होता है, वो टैक्स कभी भी ब्राह्मण को किंग को पे नहीं करना पड़ता था। साथ ही साथ और भी जितने भी ड्यूज होते हैं, यानी कि और भी जितने तरीके के टैक्स होते हैं, उन सारे टैक्सेस को भी ब्राह्मण को पे नहीं करना पड़ता था। साथ ही साथ ब्राह्मण्स के पास ये राइट भी होता था टू कलेक्ट दिस ड्यूज फ्रॉम द लोकल पीपल, यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई भी एक विलेज ब्राह्मण को दान में दिया गया है, उस विलेज में रहने वाले जितने भी लोकल पीपल होते थे, जो विलेजर्स होते थे, उनसे भी वो ड्यूज यानी कि उनसे भी वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे अपने यूज के लिए। ये राइट भी ब्राह्मण्स को दिया जाता था। अग्रहारा का मतलब बेसिकली ऐसे लैंड जो कि ब्राह्मण को दान में दिया जाता था ना। नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि ये सारे जो लैंड ग्रांट्स होते थे, ये सारे लैंड ग्रांट्स कभी कभार हमें कल्टीवेटर्स एंड स्टेट, यानी कि जो पीजेंट्स है, जो फार्मर है, एंड स्टेट से यहाँ पे मतलब है जो किंग है, उनके रिलेशनशिप के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया प्रोवाइड करता है ना। नेक्स्ट हमें ऐसे लोगों के बारे में बता रखा है जो कि ऑफिशियल एंड समांताज के रीच से बहुत ज़्यादा दूर होते थे, यानी कि जो समांताज वगैरह होते थे, जो पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल किया करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ द किंग, या फिर जो भी ऑफिशियल्स यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे, कुछ ऐसे लोग होते थे जो कि ऑफिशियल्स एंड समांताज के रीच से यानी कि उनकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर होते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैस्टोरलिस्ट यानी कि चरवाहा, ऐसे लोग जो कि पशुओं को चराते हैं। इसके अलावा फिशर फॉक यानी कि ऐसे लोग जो कि मछली पकड़ते हैं, मछुआरे। इसके अलावा हंटर गैदरर्स, मोबाइल और सेमी सेडेंट्री आर्टिशंस एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। ये सारे कुछ लोग होते थे जो कि ऑफिशियल्स एंड समांताज के पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर होते थे।
सो जनरली ये सारे जो लोग होते थे, ये सारे जो ग्रुप्स ऑफ पीपल होते थे, सो इनके बारे में हमें कोई भी डिटेल रिकॉर्ड नहीं मिलता है अबाउट देयर लाइफ और ट्रांजैक्शन, यानी कि उनके लाइफ के बारे में, वो लोग क्या करते थे, किस तरीके से अपने जीवन को बिताते थे। सो उनके लाइफ के बारे में या फिर उनके ट्रांजैक्शन के बारे में, यानी कि क्या राजा इन लोगों को भी कोई लैंड वगैरह प्रोवाइड करते थे, क्या राजा इन लोगों को भी कुछ ग्रांट्स यानी कि कुछ दान वगैरह दिया करते थे। सो वो जो ट्रांजैक्शन होता था, सो उसके बारे में हमें कोई भी डिटेल रिकॉर्ड नहीं मिलता है। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, टॉपिक नंबर 5.4, जिसमें हमने लैंड ग्रांट्स के बारे में जाना, साथ ही साथ न्यू रूरल इलीट्स के बारे में भी जाना। ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है टाउन्स एंड ट्रेड। सो इस टॉपिक में हम लोग अगेन हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के टाउन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि शहरों के बारे में पढ़ने वाले हैं, सिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ ट्रेड के बारे में भी जानेंगे, यानी कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहले के टाइम पीरियड में किस तरीके से ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था। सो इसके बारे में भी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो टॉपिक नंबर 6 का पहला सब टॉपिक है टॉपिक नंबर 6.1 न्यू सिटीज़, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के न्यू सिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये डिस्कस किया था कि 6th सेंचुरी BC ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड के बाद से हमें अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कुछ कुछ पार्ट्स में अर्बन सेंटर्स का इमर्जेंस देखने को मिल रहा था, यानी कि बहुत सारे न्यू सिटीज़ एंड टाउन्स का इमर्जेंस देखने को मिल रहा था। एंड ज़्यादातर ये जो अर्बन सेंटर्स थे, ये जो सिटीज़ एंड जो टाउन्स थे, वो बेसिकली महाजनपद के कैपिटल हुआ करते थे। सो हमने 16 इंपॉर्टेंट महाजनपद के बारे में पढ़ा था, जो कि लार्ज सिटीज़ या फिर लार्ज स्टेट्स होते थे। सो उन्हीं सारे महाजनपद के कैपिटल्स हुआ करते थे ये सारे स्मॉल अर्बन सेंटर्स या फिर छोटे छोटे शहर। सो लास्ट टॉपिक में हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये सारे जो मेजर टाउन्स थे, ये सारे जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे जिनको महाजनपद का कैपिटल बनाया गया था। सो ऐसे ही नहीं था कि किसी भी टाउन को या फिर किसी भी सिटी को महाजनपद का कैपिटल बना दिया जाता था। सो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टाउन्स होते थे, जो मेजर सिटीज़ होते थे, सो ये किसी न किसी कम्युनिकेशन के रूट में लोकेटेड होता था। सो इसीलिए इन सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स को महाजनपद का कैपिटल बनाया जाता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पाटलिपुत्रा, जो कि मगध महाजनपद का कैपिटल था। सो पाटलिपुत्रा एक इम्पॉर्टेंट रिवराइन रूट यानी कि एक इम्पॉर्टेंट नदी के मार्ग या फिर नदी के रास्ते में लोकेटेड था, सिचुएटेड था। सो इसकी वजह से पाटलिपुत्रा एक इम्पॉर्टेंट या फिर एक बहुत ही मेजर अर्बन सेंटर है, एंड इसीलिए पाटलिपुत्रा को मगध महाजनपद का कैपिटल बनाया गया था। इसके अलावा अगर हम उज्जैनी की बात करें, सो उज्जैनी भी एक इम्पॉर्टेंट लैंड रूट में सिचुएटेड था, एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट में सिचुएटेड था। इसके अलावा अगर हम पुहर की बात करें, सो पुहर जो है वो आपको हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कोस्ट के सामने देखने को मिलेगा, यानी कि समुद्र के किनारे देखने को मिलेगा, जहाँ से सी रूट्स की शुरुआत होती है, यानी कि समुद्र के रास्तों की शुरुआत होती है। सो इसीलिए पुहर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर था, क्योंकि बेसिकली पुहर एक ऐसे जगह पे सिचुएटेड था जिस जगह से ही इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता था समुद्र के रास्तों के द्वारा, सी रूट्स के द्वारा। सो इससे क्या होता था, कोई भी ट्रेडर, कोई भी व्यापारी अगर उस एरिया से सी रूट्स के द्वारा जाता था, देन उस एरिया में उन्हें कुछ टैक्स को पे करना पड़ता था। सो इसीलिए पुहर भी एक इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर था। इसके अलावा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात करें, जैसे कि मथुरा, सो मथुरा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी का सेंटर हुआ करता था। सो इन सारे इन्फॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट टाउन्स या फिर सिटीज़ थे जो कि महाजनपद के कैपिटल हुआ करते थे, सो वो बेसिकली ऐसी जगहों पे सिचुएटेड थे जो सारी जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंड रूट्स, सी रूट्स या फिर रिवराइन रूट्स होते थे। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है ना। नेक्स्ट हमें पाटलिपुत्रा के हिस्ट्री के बारे में बता रखा है। सो पेज नंबर 42 में आपको साइड में एक बॉक्स मिलेगा। सो उस बॉक्स में ही आपको पाटलिपुत्रा के हिस्ट्री के बारे में बता रखा है। सो एज आई सेड कि पाटलिपुत्रा मगध महाजनपद या फिर मौर्यन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। सो ऐसा नहीं है कि पाटलिपुत्रा जो सिटी है वो शुरुआत से ही मगध महाजनपद का कैपिटल था। सो पाटलिपुत्रा की अगर हम शुरुआत की बात करें, सो शुरुआत में पाटलिपुत्रा एक विलेज हुआ करता था, जिस विलेज का नाम था पाटलीग्राम। सो पहले पाटलिपुत्रा एक विलेज हुआ करता था, एंड जब पाटलिपुत्रा विलेज में धीरे धीरे डेवलपमेंट्स होते हैं, देन पाटलिपुत्रा एक विलेज से सिटी बन जाता है। एंड फिर 5th सेंचुरी BC के बाद से जो मगधन रूलर्स थे, यानी कि मगध महाजनपद के जो रूलर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मगध महाजनपद के कैपिटल को राजगृह से शिफ्ट करके पाटलिपुत्रा में कर देंगे, एंड वो जो नाम था पाटलीग्राम, उसका नाम भी चेंज कर देंगे टू पाटलिपुत्रा। एंड फाइनली 4th सेंचुरी BC के टाइम पीरियड के दौरान पाटलिपुत्रा मौर्यन एम्पायर का कैपिटल बन जाता है। एंड पाटलिपुत्रा ना सिर्फ मौर्यन एम्पायर का कैपिटल बनता है, बल्कि पूरे एशिया का एक लार्जेस्ट सिटी भी बन जाता है।
है। बट सब्सिक्वेंटली यानी कि इसके बाद क्या होता है, सो जब मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हो जाता है, सो मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद धीरे धीरे ये जो सिटी था पाटलिपुत्रा, सो ये सिटी भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। एंड जब 7th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान एक चाइनीज पिलग्रिम्स थे, एक चाइनीज यात्री थे जिनका नाम था ज़ुआंगज़ैंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। सो जब ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट विजिट करते हैं 7th सेंचुरी सीई के टाइम पीरियड के दौरान, सो जब ये पाटलिपुत्रा विजिट करते हैं, देन ये देखते हैं कि पाटलिपुत्रा ये जो सिटी है ये पूरी तरीके से रुइन हो गया है। एंड इस सिटी में काफ़ी स्मॉल पॉपुलेशन ही रह गया है, यानी कि बहुत ही कम लोग थे जो कि इस सिटी में रहा करते थे। सो ये था पाटलिपुत्रा सिटी का हिस्ट्री। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है टॉपिक नंबर 6.2 अर्बन पॉपुलेशन, इलिट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। सो जैसे कि हमने अगेन चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये डिस्कस किया था कि जितने भी इंपॉर्टेंट किंग्स एंड रूलिंग इलीट्स होते थे, ऊंचे वर्ग के लोग होते थे जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के शुरुआत के टाइम पीरियड में रहा करते थे, सो वो बेसिकली फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहा करते थे। ऐसे सिटीज़ जो कि प्रोटेक्टेड है बाय लार्ज वॉल से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, फोर्टिफाइड है, किला बंद है। सो ऐसे सिटीज़ में ही किंग्स एंड रूलिंग इलाइट्स रहा करते थे। एंड बेसिकली महाजनपद के जितने भी कैपिटल सिटीज़ होते थे, सो सारी ही कैपिटल सिटीज़ फोर्टिफाइड सिटीज़ हुआ करते थे एंड कैपिटल में ही किंग्स वगैरह रहा करते थे। सो आज के टाइम पीरियड में उन सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ में एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन करना, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सकेवेशन करना, बहुत ज़्यादा खुदाई करना पॉसिबल नहीं है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि आज के टाइम पीरियड में भी उन सारे एरियाज़ में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। सो उतने सारे लोगों को उस प्लेस से डिस्प्लेस करना एंड फिर उन सारी सिटीज़ में एक्सकेवेशन करना पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी आर्कियोलॉजिस्ट उन सारे एरियाज़ में जितना भी एक्सकेवेशन करते हैं, सो उन सारे एक्सकेवेशन से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स रिकवर हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइन पोट्री बाउल्स एंड डिशेस, यानी कि मिट्टी के बर्तन और कटोरी। बट आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस को इन सारे मिट्टी के बर्तन में एक बहुत ही खास, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिला है, वो है विद द ग्लॉसी फिनिश, यानी कि ये सारे जो मिट्टी के बर्तन थे उनमें उन्हें एक बहुत ही शाइनी अपीयरेंस देखने को मिलता है, एक बहुत ही चमकीली अपीयरेंस देखने को मिलता है। सो इसी चीज़ को नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर कहा गया, यानी कि ये सारे जो मिट्टी के बर्तन थे, मे बी इन सारे बर्तनों में वे लोग कुछ मटेरियल को यूज़ करते थे जिसकी वजह से हमें एक शाइनी अपीयरेंस देखने को मिलता है। एंड इससे हिस्टोरियंस ने इस बात को फाइंड आउट किया कि मे बी ये सारे जो यूटेंसिल्स है, ये सारे जो बर्तन है, वो मे बी रिचर व्यक्ति के द्वारा यूज किया जाता होगा। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को उन सारे एरियाज में एक्सकेवेशन के दौरान और भी कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स मिले, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्नामेंट्स, टूल्स, वेपन्स, वेजल्स एंड फिगराइंस, जिसका मतलब होता है छोटी मूर्ति। एंड ये सारे जो आर्टिफैक्ट्स थे, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे, वो बहुत सारी तरीके के मटेरियल से बनाया जाता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, आइवोरी, जिसका मतलब होता है हाथी के दांत से जो भी सामान बनाया जाता है उसी को आइवोरी कहा जाता है। इसके अलावा ग्लास, शेल एंड टेराकोटा, जो कि एक तरीके की मिट्टी होती है। सो इन सारे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था इन सारे आर्टिफैक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। सो विद दिस हमने इन सारी चीज़ों के बारे में भी जान लिया ना। नेक्स्ट हमें वोटिव इंस्क्रिप्शन के बारे में बता रखा है। सो वोटिव इंस्क्रिप्शन बेसिकली ऐसे इंस्क्रिप्शन को कहा जाता है जिन सारे इंस्क्रिप्शन में ऐसे गिफ्ट्स को रिकॉर्ड किया गया है, ऐसे दान दक्षिणा को रिकॉर्ड किया गया है जो कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिया जाता था, जो कि किसी भी टेम्पल वगैरह को दिया जाता था। सो अग्रगहा एंड वोटिव इंस्क्रिप्शन में आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अग्रगहा एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को कहा जाता था जो कि ब्राह्मण को दिया जाता था, वरेस वोटिव एक तरीके का इंस्क्रिप्शन होता था जिस इंस्क्रिप्शन में ये रिकॉर्ड किया जाता था कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जो कुछ भी गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड किया गया है, जो कुछ भी दान दक्षिणा दिया गया है, सो इन्हीं सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाता था एंड उसी इंस्क्रिप्शन को वोटिव इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। सो 2nd सेंचुरी BC के बाद से आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कई सारे शहरों में बहुत सारे शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन मिले एंड उन सारे इंस्क्रिप्शन में क्या कुछ लिखा गया था, सो उन सारे इंस्क्रिप्शन में डोनर के नेम को मेंशन किया गया था, यानी कि वो व्यक्ति, जिन सारे व्यक्तियों ने इन सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में डोनेट किया है, दान दक्षिणा किया है, गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड किया है, सो उन सारे डोनर का नाम लिखा हुआ रहता था। साथ ही साथ वे सारे जो डोनर होते थे उनका क्या ऑक्यूपेशन होता था, वो लोग क्या काम करते थे, सो इसके बारे में भी मेंशन किया हुआ रहता है। सो उन सारी वोटिव इंस्क्रिप्शन से हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ये पता चल जाता है कि पहले के टाइम पीरियड के टाउन्स एंड सिटीज में कैसे कैसे लोग रहा करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉशिंग फॉक यानी कि धोबी, इसके अलावा वीवर्स यानी कि ऐसे लोग जो कि सिलाई करते हैं, इसके अलावा स्क्राइब्स, कारपेंटर्स, पोर्टर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ यानी कि सुनार और लोहार, इसके अलावा ऑफिशियल्स, रिलीजियस टीचर, मर्चर्स एंड किंग्स। सो ये सारे व्यक्ति, इन सारे ऑक्यूपेशन को फॉलो करने वाले व्यक्ति पुराने टाइम के सिटीज एंड टाउन्स में रहा करते थे।
ना नेक्स्ट हमें गिल्ड्स एंड श्रेणीज के बारे में बता रखा है। नाउ अब गिल्ड्स एंड श्रेणीज का मतलब क्या होता है? सो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर एंड मर्चेंट्स, यानी कि व्यापारी एंड जो क्राफ्ट प्रोड्यूसर है जो कि क्राफ्ट वर्क को प्रोड्यूस करते हैं, सो उनका एक एसोसिएशन होता था, एक ऑर्गेनाइजेशन होता था, संस्था होता था, उसी को गिल्ड्स या फिर श्रेणीज कहा जाता है। सो इन सारे वोटिव इंस्क्रिप्शन में गिल्ड्स या फिर श्रेणीज के बारे में भी मेंशन किया गया है। दैट मीन्स कि इन सारे इंडिविजुअल्स के अलावा ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते थे वे लोग भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में दान किया करते थे। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये सारे जो गिल्ड्स होते थे, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन होते थे, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में भी रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर किया करते थे, यानी कि रॉ मटेरियल्स को अरेंज किया करते थे। इसके अलावा वो लोग प्रोडक्शन को रेगुलेट किया करते थे, यानी कि प्रोडक्शन किया करते थे। साथ ही साथ फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट भी किया करते थे, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है जो कि पूरी तरीके से बन गया है, जो भी फिनिश प्रोडक्ट है, सो उसको बेचने का काम भी यही सारे ऑर्गेनाइजेशन किया करते थे। एंड एट द लास्ट हमें ये बता रखा है कि जितने भी क्राफ्ट पर्सन होते थे, यानी कि ऐसे लोग जो कि क्राफ्ट वर्क किया करते थे, सो ऐसे लोग में भी बहुत सारे आयरन टूल्स का इस्तेमाल किया करते थे टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ अर्बन इलाई, यानी कि शहरों में रहने वाले जितने भी ऊंचे वर्ग के लोग होते थे, सो उनका जो भी डिमांड होता था, उनका जो भी क्राफ्ट वर्क का डिमांड होता था, सो उन सारे डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो क्राफ्ट पर्सन होते थे वो बहुत सारे आयरन टूल्स का इस्तेमाल करते थे उन सारे सामानों को बनाने के लिए। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 6.2 भी कंप्लीट होता है। सो आई होप कि आपको टॉपिक नंबर 6.2 भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ना जो नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 6.3 वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम लोग ट्रेड के बारे में जानेंगे। सो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए देन प्लीज कमेंट में डाउन, एंड अगर आपको आज का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माई वीडियो, एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो नाउ सी ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.